हेलो बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स को डिस्कस किया था वन डायमेंशन में, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द कोलिजन इन टू डायमेंशंस। दो डायमेंशंस में हम कोलिजन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं कंसिडर करता हूँ सबसे पहले कि एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, दो डायमेंशन में है वो कोलिजन। तो देखिए, अज्यूम जो हम लोग करेंगे, कंसिडर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और वो u1 वेलोसिटी से जा रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट भी है जिसका मास m2 है और उसकी वेलोसिटी क्या है, u2 है। तो देखिए, जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद सिचुएशन क्या होगी। तो मैं यहां एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम ले लेता हूं जिसमें ये x एक्सिस है और यहां ये है y एक्सिस। तो जैसा कि पहले बता दिया गया है कि ये टू डायमेंशनल कोलिजन है, तो जब ये टकराएंगे तो ये प्लेन में जाएंगे अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, तो ये मूव करेंगे नहीं। तो टकराने के बाद हमने अज्यूम किया कि ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों अलग अलग एंगल्स पे चले गए। जैसे मैंने कंसिडर किया कि जो m1 मास का ऑब्जेक्ट था वो इधर गया विद ए वेलोसिटी v1, और जो m2 मास है वो इधर आ गया विद ए वेलोसिटी, ये m2 मास था, कितनी वेलोसिटी से आ गया, ये v2 वेलोसिटी से आ गया। यहाँ जो एंगल बना इनके बीच में दैट इज थीटा, और यहाँ एंगल मैंने कंसिडर किया फाई। तो थीटा और फाई जो दो एंगल्स थे जो हॉरिजॉन्टल के साथ दोनों ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, कब, कोलिजन के बाद। ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया है। दोनों ऑब्जेक्ट्स जो मूव करते थे, देखिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जा रहा था वो अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा था। तो देखिए, ये है इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन है ये, इलास्टिक कोलिजन है। और इलास्टिक कोलिजन में दो बातें आपको ध्यान रखनी थी। एक तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, और देखिए लीनियर मोमेंटम तो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, एक फंडामेंटल कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है, और हर केस में ये चीज ओबे होगी, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे एनिलास्टिक कोलिजन हो। जो लीनियर मोमेंटम है बॉडी का दैट विल ऑलवेज बी कंजर्व। लेकिन इनइलास्टिक और इलास्टिक में डिफरेंस क्या था, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस था। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, जबकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, जैसा कि आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है उसी प्रकार से। तो देखिए, यदि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं जो ये जो वेलोसिटी वेक्टर थे, ये m2 का वेलोसिटी वेक्टर था जिसको v2 दिखाया, और ये m1 का वेलोसिटी वेक्टर है जिसको v1 से आपने कहा। तो जब मैं रिजोल्व करूंगा इसको, तो रिजोल्यूशन, ड्यूरिंग द रिजोल्यूशन जब करते हैं तो ये v1 है, v1 वेक्टर है, और v1 को जब रिजोल्व करोगे ये थीटा एंगल बनाता है इस लाइन के साथ। तो इधर इसका कंपोनेंट क्या आएगा, देखिए लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मास इस बॉडी का m1, इसका m2, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा, इसका लीनियर मोमेंटम होगा m1 v1 प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और m1 v1 जो लीनियर मोमेंटम है उसको रिजोल्व करा तो m1 v1 cos ऑफ थीटा, क्योंकि ये इसके साथ कितना एंगल बनाती है, इसी एक्सिस के साथ तो एंगल बना इसका। और जो m1 v1 cos ऑफ थीटा है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा, m1 v1 sin ऑफ थीटा। क्लियर। तो ये था, रिजोल्व किया हमने लीनियर मोमेंटम को। पहले जो पार्टिकल था उसके लीनियर मोमेंटम को, m1 मास के लीनियर मोमेंटम को हमने रिजोल्व किया। अब क्या करेंगे, अब हम रिजोल्व करेंगे जो सेकंड पार्टिकल था, इसका लीनियर मोमेंटम, मास इसका m2, वेलोसिटी इसकी v2, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, m2 v2, इसी डायरेक्शन में होगा, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उधर ही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। इसको रिजोल्व करेंगे तो m2 v2 जो लीनियर मोमेंटम था वो इसके साथ कितना एंगल बनाता है, फाई एंगल बनाता है। तो इधर m2 v2 cos ऑफ फाई, और इस साइड कौन सा आएगा, m2 v2 sin ऑफ फाई। ये हमने कर दिया रिजोल्व, ठीक है, दोनों के लीनियर मोमेंटम को रिजोल्व कर दिया है।
तो अब वो भी हम अप्लाई कर देते हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस में यूज करता हूं, ठीक है। तो मतलब पी एक्स इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तभी तो कंजर्व रहा। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना था, देखिए m1 u1, ये इसका था पहले ऑब्जेक्ट का, दूसरा ऑब्जेक्ट था, प्लस m2 u2 इज इक्वल टू एक्स एक्सिस की तरफ फाइनल कितना है, ये है दोनों के फाइनल लीनियर मोमेंटम m2 v2 था, जिसका ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग है। सेम इन द केस ऑफ फर्स्ट, पहला जो पार्टिकल था उसका लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है m1 v1 cos थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना है m2 v2 cos ऑफ फाई। क्लियर, ये तो था लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस सेम प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो देखिए जी, ये दोनों, ये किधर जा रहा था एक्स एक्सिस की तरफ, ये किधर जूम करा आपने, ये भी एक्स एक्सिस की तरफ, दोनों सेम एक्सिस की तरफ जा रहे थे। वाई की तरफ ना पहला जा रहा था ना दूसरा जा रहा था। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है दैट इज इक्वल्स टू 0, और ये किसके बराबर होगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो फाइनल होगा उसके बराबर, ठीक है। अब इनिशियल लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस 0, फाइनल कितना m1 v1 साइन ऑफ थीटा, ये कितना आएगा प्लस, अब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, जब टोटल करोगे इसका और इसका तो दो वेक्टर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में है, किसी भी एक को आप माइनस लिखने वाले हो, चाहे आप माइनस m1 v1 साइन ऑफ थीटा लिख दो तो भी आपका सही होगा, या फिर आप लोग m1 v1 sin थीटा को प्लस कंसीडर करते हो तो ये क्या होगा, फिर माइनस लिया जाएगा। आप इसको प्लस कंसीडर करोगे तो ये माइनस होगा। भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप लोग क्या लिखोगे माइनस बी। तो डायरेक्शन यदि आप लोग बताओगे तो एक को इसको पॉजिटिव आपने कंसीडर किया तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, m2 v2 sin ऑफ फाई, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, और थर्ड जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल आपका बताता है, जो थर्ड इक्वेशन आप लोग बनाएंगे वो किसकी मदद से बनाएंगे, वो हम लोग बना लेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ना तो आप इसको रिजोल्व कर सकते हो और इस चीज का कोई मतलब भी नहीं बनेगा कि वो किसके अलोंग है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली वेलोसिटी v1 इसकी v2, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसको रिजोल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी रिजोल्व, ठीक है। तो आपकी ये तीन इक्वेशंस बनी है, और इन तीनों इक्वेशंस से आप लोग क्या देख रहे हो, वेरिएबल कितने हैं इन तीन इक्वेशंस में, चार वेरिएबल हैं। कौन कौन से, v1 v2 थीटा फाई। मान लो आपको इनिशियल वेलोसिटीज मालूम है तो चार वेरिएबल आपके पास बचेंगे जो आपको कैलकुलेट करने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस। तो प्रश्न ये उठता है क्या आप कर पाएंगे, तो मेरा आंसर होगा जी बिल्कुल नहीं। यदि आपको चार वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको इक्वेशंस भी कितनी चाहिए, चार इक्वेशंस चाहिए। तीन इक्वेशंस की मदद से आप सिर्फ तीन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या किया जाए, अब इसका कोई समाधान, समस्या खड़ी हो गई कि इक्वेशन 3 और वेरिएबल 4
तो सोल्व कैसे करा जाए इसको? तो इसको सोल्व करने के लिए आपके पास एक ही समाधान है कि आप किसी भी v1 v2 थीटा और फाई, ये जो चार वेरिएबल्स आपको गिवन है, इनमें से किसी भी एक की वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट करोगे, मेजर करोगे एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली किसी भी एक वैल्यू को इनमें से मेजर करेंगे और एक वैल्यू यदि आपको नोन होगी तो आपके वेरिएबल फिर कितने बचते हैं? तीन। किसी भी एक वैल्यू को आप लोग मेजर करो, आपके तीन वेरिएबल बनेंगे। इक्वेशंस कितनी है? तीन आपकी इक्वेशंस हैं। अब आप इजीली इनको सोल्व कर दोगे। क्लियर हुई बात? तो ये था इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ये आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है कि इफ कंसीडर करते हैं हम लोग कि दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो दोनों का मास क्या होगा? सेम। दोनों पार्टिकल्स यदि आइडेंटिकल हैं तो दोनों का मास क्या होगा? सेम मास है। एंड सेकंड पार्टिकल इज कंसीडर्ड एट रेस्ट, मींस u2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सिचुएशन है। दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं और सेकंड पार्टिकल किस पे कंसीडर किया आपने? रेस्ट पे कंसीडर किया। तो देखिए क्या होगा। तो ये जो आपकी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में आप लोग m1 की वैल्यू पुट करेंगे m, m2 की वैल्यू पुट करेंगे m और u2 की वैल्यू कितनी पुट करी जाएगी? 0। यहां थोड़ी स्पेस की कमी है इसलिए मैं काम चला रहा हूं इसी से। दूसरी इक्वेशन आप इसकी जो पहली इक्वेशन जो थी इसकी RHS जो है उसमें भी पुट करेंगे m और यहां पुट करेंगे m। यही कंडीशन दी है ना। m1 की वैल्यू कितनी है? m है। m2 की वैल्यू कितनी है? m है। और u2 किसके बराबर है? 0 के बराबर। पुट कर दिया। ये टर्म खत्म हो गई, ये खत्म हुई तो m और इधर भी देखिए m दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा इससे। ये देखिए m, क्या मैं लिख सकता हूं? कॉमन लिख दिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया, यहां से m को हटा दिया। m से m कैंसिल आउट, कैंसिल आउट तो आपकी जो इक्वेशन बनी ये आपकी इक्वेशन नई इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए दूसरी इक्वेशन और देखते हो आप लोग। तो ये m, ये m, क्लियर? यहां से ये आपकी दूसरी इक्वेशन। फिर से आपने क्या किया? m को कॉमन निकाल लिया, ये निकल गया m कॉमन। यहां 0 है, नीचे लेके आओगे m को, इसके नीचे लेके आएंगे, इसके नीचे ये लेके आए तो m भी खत्म हो जाएगा 0 के साथ साथ। इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप लोग m1 की वैल्यू m पुट करेंगे, m2 की वैल्यू m पुट करेंगे और u2 की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 0। ठीक है, यहां आप लोग m पुट करेंगे, यहां आप लोग m पुट करेंगे, m1 और m2 की वैल्यूज। तो देखिए हाफ कॉमन आ गया, बिल्कुल आता है। लेफ्ट हैंड साइड देखोगे आप लोग तो ये तो टर्म खत्म ही होगी। इधर से हाफ भी कॉमन आएगा और m भी कॉमन आएगा। मैंने हाफ को कॉमन ले लिया, m को कॉमन ले लिया, ये बची आपकी इक्वेशन। कैंसिल, कैंसिल आउट करा तो थर्ड इक्वेशन जो आपकी बचेगी वो ये बन जाएगी। ठीक है, तो जो आपने जो स्पेशल केस के जो भी आपको गिवन था उन चीजों को पुट किया तो आपकी इक्वेशंस रिड्यूस होके बन गई हैं ये। अब आगे क्या करना है? तो देखिए अब मैं कुछ प्रूव करने की कोशिश करूंगा, कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। ये इक्वेशंस उम्मीद करता हूं आपने लिख ली होंगी। मैं इसे भी साफ कर देता हूं। ये चीज आपके पास आ गई है। ये दो इक्वेशंस आप लोग ध्यान रखें। तो इक्वेशन नंबर 2 से एक चीज तो निकल के सामने आती है आपकी कि v1 sin थीटा बराबर होगा v2 sin ऑफ फाई। क्लियर? एंड दिस इंप्लाइज दैट v2 इज इक्वल टू v1 sin थीटा अपॉन sin फाई। इस रिजल्ट को ध्यान से रखना।
क्लियर। थर्ड इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म होके आपकी नई बन गई थी वो बन गई थी u1 स्केयर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन थी v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर। ठीक है। और u1 की वैल्यू आपकी जो आई थी, u1 कितना था जो पहली इक्वेशन से बना था, u1 था v1 साइन ऑफ थीटा प्लस v2 साइन ऑफ फाई। अभी बनाई थी हमने, पीछे थोड़ा रिवाइंड करके देखें आप। तो v1 साइन थीटा प्लस v2 साइन फाई। अब क्या करेंगे, मैं इसका रिजल्ट इसमें पुट करने वाला हूं। तो मैंने u1 की जगह ये वैल्यू पुट करी, v1 साइन स्केयर थीटा प्लस v2 स्केयर साइन स्केयर फाई इज प्लस, सॉरी, मतलब आप इसका स्केयर करेंगे तो ये स्केयर होगा, और इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, v1 साइन स्केयर थीटा प्लस v2 साइन स्केयर फाई प्लस 2v1 v2 आई थिंक ये हम गलत लिख रहे हैं, कोस में आएंगे इक्वेशंस, कोस थीटा और कोस फाई है, क्योंकि ये जो इक्वेशन आपने बनाई थी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम के आपने कंपेयर किए थे उससे बनी थी। तो यहाँ आप लोग कोस आएगा, इसमें थोड़ा मुझे कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आएगा साइंस की कोस स्क्वायर फाई, कोस थीटा इंटू कोस फाई। हमने सिर्फ इस इक्वेशन को, स्क्वायर को ओपन किया है, इसमें पुट कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने पुट किया बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बची जो LHS बची वो आपकी बची 2v1 v2 कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई बराबर v1 स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस आ जाएगा v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस ऑफ v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, चलो 2v1 v2 की वैल्यू पुट कर दें हम, चलो बाद में कर देंगे। v2 कोस ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ फाई इज इक्वल टू, यहां से कॉमन निकलता है v1 स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से कॉमन निकलता है v2 स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, बस आपको सिर्फ ये इक्वेशन अब सोल्व करनी है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 2v1 v2 कोस ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ फाई, v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। v2 किसके बराबर था, v2 बराबर था v1 साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ फाई इंटू 2v1 v2 की वैल्यू मैंने पुट करी जो ऊपर आपको दिखाई दी गई थी, और इंटू साथ आया कोस ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ फाई इज इक्वल टू v1 स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। अब जो कैंसिल आउट कर सकते हो, उससे कैंसिल आउट करने से पहले ये इक्वेशन एक बार जरूर ध्यान दें। v2 साइन फाई है, उसको क्या लिखा जा सकता है, v1 साइन थीटा। तो नेक्स्ट जो स्टेप आप लोग करोगे उसमें क्या आ जाएगा, यही लिख देता हूं मैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे हम। तो ये आ जाएगा आपका 2v1 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ फाई इंटू कोस थीटा इंटू कोस फाई इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूं v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर, v2 साइन फाई को क्या लिख सकते हो, v1 साइन थीटा, तो इसको लिख दिया v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रिप्लेस कर दिया हमने दोनों। क्लियर हुआ। तो अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, जो नीचे आपको इक्वेशन गिवन थी, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है नीचे,
उसको यदि आप लोग देखते हो, इससे आप लोग लिखोगे तो देखिए क्या आएगा। जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं उसको कैंसिल कर देंगे हम, लेकिन पहले उससे लिखेंगे 2v1 स्क्वायर साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन फाई, यही लिख रहा हूं मैं, इंटू कोस थीटा इंटू कोस फाई बराबर, ये देखिए दो हो गए, 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये निकल के आया। कैंसिल आउट करेंगे तो v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से 1 साइन थीटा गया, तो बचा कितना यहां पर, कोस थीटा इंटू कोस फाई, नीचे बच गया साइन फाई, और दूसरी साइड सिर्फ क्या बचा है, साइन ऑफ थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कोस ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ फाई। मैं दूसरी जो साइड है उसको इधर लेके आता हूं, कोस थीटा इंटू कोस फाई माइनस हो साइन थीटा इंटू साइन फाई इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई है ट्रिग्नोमेट्री का, एक फॉर्मूला है ये। और किस चीज का फॉर्मूला बन गया है, कोस ऑफ थीटा प्लस फाई का, कोस ऑफ थीटा प्लस फाई। भाई कोस ए प्लस बी किसके बराबर है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू 0। और कोस थीटा प्लस फाई की वैल्यू 0 है, तो थीटा प्लस फाई कितने पे होती है, कोस की वैल्यू 0, 90 पे। ये आया रिजल्ट, थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, यदि दोनों पार्टिकल्स, जो भी आप दो पार्टिकल्स का जिक्र कर रहे थे, यदि दोनों पार्टिकल्स जो हैं आइडेंटिकल हैं और उनमें से एक पार्टिकल रेस्ट पे है, तो ये दोनों जो एंगल बनेगा यहाँ पर, उस केस में एंगल कितना बनेगा, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे चले जाएंगे। तो एक स्पेशल केस था, और ये था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। अच्छा, इनइलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा, तो हम सेम बिल्कुल सेम पैटर्न से करेंगे, लेकिन आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज नहीं, काइनेटिक एनर्जी का, कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की वो इनइलास्टिक कोलिजन के केस में कंजर्व नहीं रहेगी। तो मतलब इन दैट केस, इन इनइलास्टिक कोलिजन आप लोग सेम इसी प्रकार से इक्वेशंस बनेंगी आपकी, लेकिन आगे आप लोग सोल्व करेंगे नहीं, क्योंकि आपको इक्वेशंस के अंदर ज़रूरी होगा कि आप वेरिएबल्स की वैल्यू को जानें, मेजर करें उनको, और फिर आप इक्वेशंस में उनको पुट करें। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का प्रिंसिपल आप लोग नहीं लगाओगे। यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन है, तो वो 2 डायमेंशन में, देखिए ऐसा नहीं कर सकते, जैसे ये बॉडी आ गई, ये इससे टकराती है, और परफेक्टली इनइलास्टिक है तो क्या होगा, दोनों बॉडीज एक साथ अटैच होके चली जाएंगी, उनकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गई और चिपक के फिर जा रही है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो यदि इंपॉर्टेंट पार्ट देखें तो हम वो इलास्टिक कोलिजन है इसका इन 2 डायमेंशंस, और जिसमें आपने प्रूव करा कि यदि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स और एक रेस्ट पे है, तो फिर वो दोनों कोलिजन के बाद एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। आगे कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सा वीडियो इसके ऊपर ज़रूर आए, जिसके अंदर आप लोग इससे रिलेटेड, जो कोलिजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, उनको हम लोग अच्छे से करें, और आप सीख सकें कि कैसे इन न्यूमेरिकल्स को हमें सोल्व करना है। तब तक आप थ्योरी को अच्छे से क्लियर करें, और यदि आपको कोई डाउट है, तो मैं हर बार बोलता हूँ, और वही बात अब की बार है, यदि आपको कोई डाउट है तो आप लोग निसंकोच उसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।